नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी, जो हमको बताएँगे देश में क्या चल रहा है इस टाइम पे। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार। हेलो आदि। सर हमारे देश में बहुत लोगों को प्यार हो रखा है, आई लव दिस, आई लव दैट। अभी तो हमने कभी सुना नहीं था कि इतनी प्यार मोहब्बत की दुकानें खुल रखी हैं चारों तरफ। ये क्या चल रहा है सर? इसका पर्पस क्या था? देखिए, इस पूरे एजिटेशन को तीन बातों में समझा जा सकता है। पहली बात तो ये कि दुनिया में एकदम से हजरत मोहम्मद के प्रति इतनी मोहब्बत केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में, फिर देश के मुसलमानों में कैसे आ गई? कहीं और आप क्या इस तरह का कोई एजिटेशन या इस तरह का कोई कार्यक्रम या इस तरह का कोई आई लव मोहम्मद कैंपेन देख रहे हैं क्या? इज इट हैपनिंग एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड? नो। नंबर वन। नंबर टू, ये जो शुरुआत हुई थी और कानपुर पुलिस ने इसको एक दर्जन बार बाकायदा अखबारों में विज्ञप्ति दे देकर बताया कि जो फर्स्ट एफआईआर हुई थी वो किसी को आई लव मोहम्मद लिखने पर नहीं हुई थी। वो इन लोगों ने जाके दूसरे लोगों के हिंदू समुदाय के पोस्टर्स फाड़े थे, उनसे बदतमीजी की थी, झगड़े किए थे, उसको चलते एफआईआर हुई थी। दैट हैड नथिंग टू डू विद दिस पोस्टर आई लव मोहम्मद। इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। नंबर तीन, इसमें आपको एक बहाना मिल गया। अब ये बहाना कई तरफ से पहले से ही नजर आ रहा था इस तरह कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में उनको रिलीफ नहीं मिली थी वक्फ के मामले को लेकर, उसके अगले दिन बयान जारी करके कहा था कि अब जुमे की नमाज के दौरान मुसलमानों से सड़क पर उतरने को कहा जाएगा, क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट से अपना मनमाफिक आदेश, अपना मनपसंद आदेश नहीं मिला। दे वर वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज। तो और उसके बाद अच्छा, जुमे की जो नमाज होती है, आम तौर पे एक मुस्लिम का जो रिलीजियस ओब्लिगेशन होता है कि साहब आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। कुछ बहुत कम लोगों को छोड़कर बाकी लोग 1 या 2 बार नमाज पढ़ लेते हैं। तो इसको वो मेकअप करने के लिए जुमे की नमाज के दिन सब के सब इकट्ठा होते हैं। और जहाँ तक जुमे की नमाज का सवाल है, वो बनाया भी इस तरह का गया है कि जुमे को एक दिन सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं। तो फिर जो बातें होनी होती हैं, सब एक रिलीजियस गैदरिंग हो जाती है, कम्युनिटी की गैदरिंग हो जाती है। और जुमे की नमाज में देखिए, नमाज जो पढ़ाता है इमाम, वो सेमी लिटरेट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ मदरसा से पढ़ा होता है, उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है। 90% ऑफ द इमाम्स वो नमाज पढ़ाने के अलावा क्या काम करते हैं? कोई दर्जी है, कोई बढ़ई है, कोई साइकिल की दुकान पे, दैट इज हाउ दे वर्क। तो सेमी लिटरेट। और अच्छा, तो वो जुमे की नमाज के बाद वो सेमी लिटरेट इमाम एक खुतबा पढ़ता है। खुतबा, व्हाट इज खुतबा? खुतबा है एक सॉर्ट ऑफ एक देखिए, इस्लाम में क्या है कि राजनीति और मजहब, मजहब और सियासत की रेखा एकदम मिट जाती है। मतलब इस्लाम इज द, जैसे पोप है, पोप क्या है? वो वेटिकन का रिलीजियस लीडर भी है और पॉलिटिकल लीडर भी है, इसी लेकिन केवल वेटिकन का। तो इस्लाम में जो खलीफा का जो कॉन्सेप्ट है, तो खलीफा जो होता है वो इस्लाम का रिलीजियस लीडर भी होता है और पॉलिटिकल लीडर भी होता है, जो ऑटोमन एम्पायर में हुआ करता था, जो जो आज की तारीख में अर्दोगन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि ये इसमें सियासत और ये मजहब के बीच की रेखा बिल्कुल धुंधलाती रहती है, आपस में मिलते रहते हैं दोनों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं। इस्लाम अपने आप में एकदम पॉलिटिकल है, थोरो पॉलिटिकल है। तो उसमें जो वो सेमी लिटरेट इमाम है, वो जुमे की नमाज के बाद खुतबा पढ़ता है और उस खुतबे में वो मुसलमानों को बताता है कि देश दुनिया के क्या हालात हैं और ए मुसलमानों तुमसे क्या उम्मीद है। मतलब मैंने तो बहुत खुतबे सुने हैं साहब, बहुत ज़माने से सुने हैं। अब तो फिर भी भाजपा राज में खुतबों का एक जिसे कहना चाहिए एक वो बदल गया, एक टेक्सचर बदल गया, अलग तरह की बातें हो रही हैं, बीजेपी को लेके होती हैं। पर जब बीजेपी नहीं थी तो भी खुतबों में जिस तरह की बात होती थी आदि, मत यू वुड बी अमेज्ड। फिलिस्तीन की बात, इसराइल की बात, अमेरिका की बात, शैतान की बात, फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के समर्थन में यहूदियों के खिलाफ फतवे, अमरीकियों के खिलाफ फतवे। वॉट मतलब आप क्या करेंगे? लेकिन होते रहते थे साहब, क्या किया जाए।
और उसके बाद एक हमने तो अपने बचपन में वो भी ज़माना देखा है कि फ़िलिस्तीन में 2 आदमी मरते थे और भारत में बसें जला दी जाती थी। तो अब खैर वो सब कंट्रोल में आया। अब माय पॉइंट इज़ कि अब ये जो खुतबा हुआ, खुतबे के बाद ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि खुतबे के ज़रिए मुसलमानों को ज़मीन पर उतारा जाएगा। और आप देखिए बरेली में जो कुछ भी हुआ, उसके तुरंत बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि 3 अक्टूबर को हम भारत बंद कर देंगे। तो दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट दे वर प्लानिंग, दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट दे अचीव्ड। और अब यहाँ से उनको आगे जाके भारत बंद करना है। इसमें एक फैक्टर और आता है कि जब ये सब हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, उसके बाद तौकीर रज़ा ने लोगों को सड़क पे उतरने को कहा, फिर जुमे की नमाज हुई, फिर लोग सड़कों पे आए, बरेली में आए, मऊ में आए, पूरे देश में आई लव मोहम्मद का कैंपेन पहले चल रहा था और उसके बाद जो हुआ वो हुआ। फिर भाई बाबा की पुलिस से उसने जो किया हम सब ने देखा। बट द पॉइंट इज कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान के पहले भी एक घटना हुई थी। जाकिर नाइक के देश में राहुल गांधी गए थे और वहां से पूरी आप कड़ी से कड़ी मिलाकर देख सकते हैं। सर ये जो कॉल आप बोल रहे हैं कि ये इन्होंने कॉल दी और सड़क पे उतरना है और 3 अक्टूबर की है, तो ये अभी भी लाइव है, ये अभी भी चल रहा है। तो आपको लगता है कि 3 अक्टूबर को ये लोग कुछ ऐसी कार्यवाही कर पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई। देखिए इतनी जबरदस्त कार्रवाई की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, लेकिन आज भी लखनऊ में वो तमाशे तो कर ही रहे हैं। और योगी ने तो देखिए कल का उनका भाषण सुना और आज का भाषण सुनिए। कल उन्होंने ये कहा कि एक मौलाना भूल गया था शासन किसका है, इसलिए मुझे समय समय पे इनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। दिस इज व्हाट ही सेड यस्टरडे। आज तो उन्होंने उससे भी आगे बढ़ के कहा, उन्होंने कहा फ्री में जहन्नुम का टिकट कटा दूंगा अपनी मतलब उन्होंने। और दूसरा उन्होंने आज बताइए मन से ये भी कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अपना योगी का एक अंदाज है। और लेकिन एक चीज देखने की है कि वो पूरा सोशल मीडिया पे छोटे से बड़े तक तमाम लोग जो दिन रात अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गाली, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को गाली देते रहते, उनमें से एक भी आदमी ने योगी का नाम लेके कोई बदतमीजी करने का दुस्साहस नहीं किया। उनको मालूम है कि साहब योगी तो इनके सबके जो अब्बा हैं मोहम्मद जुबैर, उनको भी लाके सीतापुर जेल में सड़ा चुके हैं। तो योगी से कोई इस समय बदतमीजी करने के मूड में नहीं है। सर आप जब इसको योगी से तो ठीक है, बाकी जगहों में, क्योंकि वनरेबिलिटी तो आप देखिए साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर है, ईस्ट में बंगाल के अंदर है, और जहाँ पे भी जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर है, इनके पास वो ग्राउंड स्ट्रेंथ है। तो आपको क्या लगता है, ये कुछ इसकी प्लानिंग चल रही है कि ये लोग इस तरह से ये लोग यहाँ पर चीजें करेंगे, देश के अंदर कुछ करने की कोशिश है? क्योंकि वक्त का अगर आप याद करें, मैंने इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करी हैं हमने इसके बारे में, और आपने बताया ये दिस इज गोना बी अ बिग लॉस, क्योंकि सबसे पहले आपने इनकी जो फैमिली में इश्यूज थे वो हटा दिए, फिर नाउ यू टेकन ऑफ द लैंड, तो ये लिटरली अब नंबर्स भी हटा रहे हो आप एसआईटी और ये सब करके, तो ये कंबाइंड एफर्ट है क्या सर, कंबाइंड फ्रस्ट्रेशन? नहीं, टेकन द लैंड नहीं कहता हूं मैंने, हम लोगों ने इनसे जमीन ली नहीं है, हमने इनको जमीन देने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया। इनकी जमीन जो कब्जा नहीं हुआ, कब्जा कराने से मना कर दिया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। जी। और रही बात कंबाइन एफर्ट की, तो अलग अलग माहौल तो आप देखते ही हैं कि लगातार बन ही रहा है। जिस जमाने में राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर कहा था कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, सिर्फ दिया सलाई दिखाने की देर है, तो कभी फार्मर्स एजिटेशन के नाम पे, कभी खालिस्तान के नाम पे, कभी लैंग्वेज के नाम पे, कभी रीजन के नाम पे, कभी नॉर्थ साउथ के नाम पे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। किस दिन एक भी दिन शांत हुआ हो तो बताइए। एक छोटी सी बैंक की बहस आपने देखा है पूरे प्रदेश में फैल जाती है। अच्छा, एक सवाल मैं भी आपसे आदि पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, दर्शकों से भी पूछता हूँ कि बरेली में जिस तरह पुलिस ने पीटा है, और देखिए इसमें भी आप सही हैं भाई, ऐसा है कि कंफ्यूजन कहाँ था? कंफ्यूजन ये था कि एक मौलाना नज़ीर हुआ करते थे, उन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो जब दंगा हुआ तो अखिलेश यादव ने प्राइवेट प्लेन भेजकर मौलाना नज़ीर को लखनऊ बुलाया और उनके हाथ पैर जोड़े कि साहब दंगा खत्म कराना है। तो तौकीर रजा को भी शायद लगा होगा कि महाराज जी उनके साथ यही करेंगे,
महाराज जी ने दूसरा काम किया, उन्होंने 2 सिपाही भेजकर उनको उठाकर जेल में ठूस दिया। और मतलब योगी का काम करने का तरीका अलग है। इसी मौला तौकीर रजा ने 2010 में बरेली में दंगा कराया था आदि, तो 27 दिन तक कर्फ्यू रहा था। इमेजिन, एक शहर में 1 महीने तक कर्फ्यू रहा था। मायावती जैसी सख्त एडमिनिस्ट्रेटर मुख्यमंत्री थी तब ये हाल था। तो वही तो योगी ने कहा ना कि आपने क्या सोचा था कि मैं कर्फ्यू लगा दूंगा? कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा, मैं आपको ठीक कर दूंगा। नाउ माय पॉइंट इन, मतलब माय क्वेश्चन इज रादर कि आप मुझे एक बात बताएं कि बरेली में जो कुछ हुआ, मऊ में जो कुछ हुआ, प्रदर्शनकारियों को और पत्थरबाजों को और पुलिस के साथ हाथापाई करने वालों को, पुलिस को गाली देने वालों को जैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, और एक घंटे में सारा, मतलब 40 लोगों ने 2000 लोगों की भीड़ को एकदम डिस्पर्स कर दिया। तो इतना इसको लेकर पूरे, ऑफ कोर्स जैसा आप बता रहे हैं कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रस्ट्रेशन है, इतने पिछले 11 साल की एक कुंठा है जो निकल रही है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि साहब, बरेली का नाम लेकर ना अखिलेश यादव का बयान आया, न राहुल गांधी का, न प्रियंका का, न सोनिया का, न खड़गे का, न तेजस्वी का, न ममता का, न केजरीवाल का। हाउ डिड दिस हैपन? पूरे के पूरे विपक्ष ने इतनी बड़ी घटना को नजरअंदाज कैसे कर दिया? आदि, व्हाट डू यू थिंक? प्लान्ड है सर। कम अगेन? प्लान्ड है देन सर। क्या प्लान है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना कि एक मुस्लिम बच्चे को अगर खरोच भी आ जाती है तो पूरा विपक्ष आसमान सर पे उठा लेता है। हजारों मुसलमान दौड़ा दौड़ा कर मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा सुने आप, वो कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग कर रहा हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन येट न कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, ना समाजवादी पार्टी रिएक्ट कर रही है, ना लालू यादव की पार्टी रिएक्ट कर रही है, ना ममता की, ना केजरीवाल की, ना स्टालिन की। वाई इज, ये वामपंथी तक चुप है? वाई इज दैट? सर मेरे को तो पता नहीं क्यों लगता है ये जो सोनम वांगचुक, उसके बाद उससे पहले जो धनखड़ जी के साथ ये लोग जो चीजें कर रहे थे, उसमें जो इनको झटका लगा ना, दे हैव नॉट बीन एबल टू फुली रिकवर आउट ऑफ दिस। इन वांगचुक के हिसाब से तो ये डर गए हैं। पता नहीं, मेरे को ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन इनकी वांगचुक आप भाई, देखिए। वांगचुक पे तो बोल रहे हैं ना, वांगचुक को तो भगत सिंह बता रहे हैं ना, सबसे ज्यादा तो केजरीवाल कूद रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इस, कल मैंने अपने चैनल घूमता आईना पे भी ये बात कही कि अभी तक क्या था कि एक मुस्लिम वोट बैंक था, उससे सारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस डरते थे। वो ऐसा कुछ नहीं कहते या कुछ नहीं करते थे कि मुसलमानों को बुरा लग जाए। अब पहली बार एक हिंदू वोट बैंक बनते देख रहे हैं। कोई आदमी बरेली के मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव का समय, और खास तौर से बिहार का चुनाव का समय है, वो ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते कि हिंदू नाराज हो जाए। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि फाइनली द हिंदू वोट बैंक इज हिंदू हियर। वोट बैंक इज हियर। हाँ, मैं नेगेटिव सोच रहा था, आप पॉजिटिव सोच रहे हो। मैं हमेशा, मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा था कि मेरे मैं को लग रहा हमेशा था कि यार पॉजिटिव ये, सोचता हूँ आदि। नहीं नहीं, मैं भी बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ सर, बट मेरी जब इन लोगों की बातें आती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, नहीं यार ये पॉजिटिव नहीं कर सकते कुछ। तो ऐसा ही दिखता है सर। बट ये सोनम वांगचुक, अब देखिए जिस तरह से इन लोगों ने चीजें करी वहां पर, इन लोगों ने अराजकता फैलाई, उसके बाद लोग मरे, और ये वही एक पूरा गेम है जिस तरह से नेपाल में भी हुआ। नेपाल नेपाल नेपाल, बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, ये करते रहते हैं। तो सर मेरे को ये बताइए, ये क्या टेस्ट ट्रायल था सर? ये क्या था? टेस्ट ट्रायल था क्या सर? टेस्ट रन नहीं था यार, ये तो अब बड़ा ट्राई टेस्टेड मॉडल है। ये सब तो हर जगह हो ही रहा है। और सोनम वांगचुक के पास मैं देख रहा था कि इनको जहाँ से मदद आती है और जिस संस्थान से इनकी मदद आती है, लेट मी शो इट टू यू, और वो पूरा का पूरा संस्थान खुलेआम अपने जो डोनर है उसको, जॉर्ज सोरोस को बताता है। तो ये तो एक आपके यहाँ एक बहुत पहले सुना जाता है कि साहब, वो जो इंदिरा गांधी कहती है, ये, हाँ, ये डैन चर्च एड करके एक इनको मदद आती है। डैन चर्च एड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जब आप डैन चर्च एड की उस पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ सबसे बड़े डोनर जॉर्ज सोरोस मिलेंगे। तो ये इंदिरा गांधी ने सबसे पहले इस बात को कहा था
कि विदेशी हाथ का जो एक डायलॉग था वो इंदिरा गांधी का था। तो उसी विदेशी हाथ को आज डीप स्टेट कह के कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ढेर सारी फॉरेन इंटरफेरेंस है और इस सब के पीछे कोई बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल रीज़न भी नहीं है। मैं आपको बताऊं आदि, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साबित किया कि जो बड़े से बड़े देश हों और बड़ी सी बड़ी राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू आपके मोहल्ला पॉलिटिक्स। उसकी मतलब जैसे आपके वो सास बहू के झगड़े होते हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हो रहे हैं, आप सोचिए। तो हकीकत सिर्फ इतनी और सिर्फ इतनी है कि भारत को कोई उठते हुए देखना बड़ा मुश्किल है साहब, बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ अपने यहाँ तरक्की कर रहा है। भारत अपने यहाँ तरक्की कर रहा है, फाइनेंशियली तरक्की कर रहा है और मिलिटरली बढ़ रहा है, उसका अपना फुटप्रिंट पूरी दुनिया पे नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एकेडमिकली हम इतने साउंड हैं कि हम पूरी दुनिया में घूम के बड़े टॉप पद लेते हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए। नाउ दिस इज समथिंग मतलब अ केस ऑफ प्योर जेलेसी। कोई भी आदमी मतलब कोई भी मुल्क जिनको लगता था कि साहब ये तो गुलाम लोग हैं, ये तो इनको हमने रगड़ के शासन किया है गोरों ने, फिरंगों ने, और किसने नहीं किया साहब। ऐसा थोड़ी ना कि केवल अंग्रेज आए, मुगल आए, फ्रेंच आए, डच आए और पोर्चुगीज आए। कौन नहीं आया, सब तो आए हमारे ऊपर हमला करने बारी बारी। चाइनीज आए। तो ऐसा दुनिया का कौन सा मुल्क है जो भारत पे चढ़ा ना हो। तो सबको ये बात बहुत एक अपने आप में बड़ी अजीब लग रही है कि एक जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा करते थे, वो साहब पूरी दुनिया के एजेंडा सेट कर रही है। अच्छा, दूसरे नरेंद्र मोदी ने जिस तरह एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जिसे कहना चाहिए ना बहुत हाइपर एक्टिविटी दिखाई है, वो लोगों को डराती है, परेशान करती है। सर वो डराने का तो मतलब डर का माहौल आप बेसिकली वो बोल रहे हो कि भाई अब दिख रहा है लोगों को यार मैं कह ये। रहा हूँ जलन का माहौल है। सर जलन के साथ एक एक वो भी तो होता है कि भाई ये कर पा रहा है, हम नहीं कर पाए ये सब चीजें। ऐसा तो वो भी एक नहीं वो है, जो लोगों ने कर लिया। देखिए, हम्म, अगर पाकिस्तान हमसे जले तो वहां तक समझ में आता है, लेकिन जब अमरीकी जनता ये कहती है कि साहब इंडियंस आके हमारी नौकरियां छीन ले रहे हैं, दैट इज समथिंग। वो भला दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश, उसका राष्ट्रपति कहता है कि भारतीय आके हमारी नौकरी छीन, हमारे देश में हमारी नौकरी छीन ले रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि उनके बच्चे आके हमारे बच्चों की नौकरी छीन रहे हैं और हमारे जो उद्योगपति हैं वो जाके भारत में फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो उनको तो डबल लॉस नजर आ रहा है ना, आप समझे। तो हम्म, ये एक कहीं ना कहीं जो द राइज ऑफ इंडिया है, ये लोगों को डरा रही है, परेशान कर रही है। आप सोच बाहर के देखें, अभी केवल 100 साल भी नहीं बीते, 80 साल पहले तक हमारे यहाँ अकाल पड़ रहे थे। हमारे अनाज को विंस्टन चर्चिल अपने रिजर्व में डाल रहा था, हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे थे। केवल 60 साल पहले तक हम अमेरिका से जानवरों के खाने का अनाज ले रहे थे, और आज हम दुनिया की तीसरी और चौथी इकोनॉमी और दुनिया के एजेंडा तय कर रहे हैं। किसी को नहीं अच्छा लगता आदि, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो आप घर वाले लोगों को क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर तो दंदनाते फिर रहे हैं लोग कि भाई 6 महीने के अंदर सरकार गिरेगी। उसके बाद एक तो भैया विजिट पे विजिट लगाई जा रहे हैं, अभी तो साउथ अमेरिका गए हुए हैं और हम सबको पता है कि भाई जैसी विजिट खत्म होती है उसके बाद क्या होता है यहाँ पर। तो ये घर के अंदर वाला जो एक फ्रंट है, जिसमें भी मैं आपको सही में बोलूं, मेरे को जो दिखता है सिर्फ एक ही ग्रुप है जो ज्यादा एंथुजियास्टिक है। बाकी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव काइंड ऑफ रिजाइन टू देयर फेट। हाँ ठीक है यार, सेंटर में वही रहेगा, हम अपना यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक वो जो सेंट्रल फिगर है हमारे टी शर्ट वाले बाबू, वो तो ही इज आउट टू गेट ब्लड। तो हाउ डू यू सी दैट सिचुएशन सर? क्योंकि उनके पास अभी एक रिसोर्सेज भी हैं, इतने नहीं है जितने पहले थे, कॉन्टैक्ट्स भी हैं, मीडिया भी है। तो ये आप किस तरह देखते हैं? और यहाँ पर अभी इस टाइम पे जिस बारे में हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा ढीला है, इफ आई मे। तो आप इनको कैसे सुप्रीम देखते हैं? लेट अस स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम, मैंने जुडिशरी को बहुत क्लोजली देखा है। और नरेंद्र मोदी एक इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री शख्सियत के रूप में उभरे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विपक्ष को भी बचाए और अल्पसंख्यकों को भी बचाए,
तो वो थोड़ा उसका एक अपना तरीका है। जिस जमाने में इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा ताकतवर हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने, वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी उन पर हावी हो गई थी। रही बात ये राहुल गांधी की, देखिए जो रीजनल पार्टीज हैं इनके कभी नेशनल एम्बिशंस कभी से रहे भी नहीं। जिस भी रीजनल पार्टी ने नेशनल एम्बिशन पाला वो गड़बड़ा गई, उसको दिक्कत आ गई। तो इनके कभी इन सब के सब इन सारी रीजनल पार्टीज में दो चीजें बहुत कॉमन है। नंबर एक, सबकी सब फैमिली प्रॉपर्टी है, और नंबर दो, सबके सब मुख्यमंत्री बनना या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को। अब इसके बाहर वो दुनिया में क्या आग लगती है, दे आर नॉट बॉदर्ड, उनसे कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए, उदयनिधि स्टालिन वहां बन जाए, इस तरह करके चल रहा है। दे जस्ट डोंट गिव अ डैम। ये जो चल रहा है भैया, हमारा बच्चा यहाँ पे मुख्यमंत्री बन के बैठ जाए। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कभी मुझे समझ में नहीं आता है। भाई 55 साल का आदमी, उसको बचपन से ये बताया गया कि तुमको प्रधानमंत्री बनना है, और हालात ऐसे हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनना है। तो किसी का भी थोड़ा सा मेंटल बैलेंस गड़बड़ा सकता है। अब आप राहुल गांधी को देखें, पिछली बार चुनाव के बीच से उठकर 2024 या 23 में चुनाव के बीच से उठ के अजरबैजान चले गए, नहीं उज्बेकिस्तान चले गए, उज्बेकिस्तान चले, ऑफ ऑल द प्लेसेस उज्बेकिस्तान। व्हाट फॉर? किस लिए? किस लिए चले गए? कभी वियतनाम चले गए, मलेशिया चले गए, थाईलैंड चले गए, काबुल चले गए, बाबर की कबर पे जाकर फोटो खिंचाने लगे, और अब चले गए साउथ अमेरिका। अभी पूछ ले, मतलब दुनिया, इस देश के आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं साउथ एशिया, साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं। तो मतलब वो दिमाग में वो जो दो तीन वो अर्जेंटीना है, तो ब्राजील है, तो कोलंबिया, चूंकि ड्रग्स का मामला है तो सबसे आ जाता है। अब वो बांग्लादेशी एक पत्रकार है। अच्छा, पहली बात, इनके ऊपर आरोप लगता था बिना बताए गायब हो जाते हैं, तो इस बार कांग्रेस ने कह दिया गए फलाने कॉन्टिनेंट गए, सिर्फ कॉन्टिनेंट 4 मुल्क गए। अब कौन से 4 मुल्क ये नहीं बता रहे हैं। उन चार, अब मतलब 4 मुल्कों के वो स्टूडेंट से बात करने गए, इमेजिन। अब वो कोलंबिया के स्टूडेंट से बात करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ टॉक इज दैट। अच्छा, अच्छा, कोलंबिया को लेकर एक वो कौन, एक बांग्लादेशी पत्रकार आजकल बहुत चर्चित, तो खुलेआम डंके की चोट पे कह रहा है कि राहुल गांधी की जो गर्लफ्रेंड है वो कोलंबियन ड्रग लॉर्ड की फैमिली से हैं, उनकी बेटी हैं, और राहुल गांधी का कोलंबियन ड्रग कार्ट। अच्छा, कोलंबिया इज नोन फॉर ड्रग्स, उसका और कोई परिचय भी नहीं है, उसका और कोई परिचय भी नहीं है। तो वहां चले गए हम उठा के। अब मतलब एक तो इनका ये भी नहीं समझाता कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अच्छा, एसपीजी अपनी ये जेड सिक्योरिटी छोड़ जाते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल को साथ नहीं ले जाते हैं वहां से। अच्छा, आप एक बार आपने भारत छोड़ा, फिर वो आप वहां से कहाँ गए, कौन देख रहा है आपको। तो माय पॉइंट इज कि राहुल गांधी भी बहुत ही एरेटिकली बिहेव कर रहे हैं। मतलब मेरी बात होती है कांग्रेसियों से, तो उनको कहते हैं साहब मोदी जी पे तुम हमला कर लेंगे, हमें दिक्कत आती है, हम राहुल भैया की हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर पाते। हाँ, आप सोचिए, बिहार गए, यात्रा से निकले, मलेशिया चले गए, दोबारा गए बिहार में CWC किया, साउथ अमेरिका चले गए। मतलब एक साल में 65 फॉरेन विजिट्स, एक साल में 65 विजिट का मतलब होता है आदि कि एक महीने में 4 से ज्यादा, एक महीने में 5 से ज्यादा, 12 पंचे 60। तो एक महीने में तुम 5 बार विदेश जाओगे, एक बार जाने आने में 4-5 दिन, एक हफ्ता लग जाता है, मतलब एक महीने में तुम 5 बार जाओगे। तो भाई एक तो बंदे में एनर्जी है, ये तो मैं मानता हूं। मतलब मैं यदि आपका सारा पैसा सारा खर्चा उठा लूं तो भी एक महीने में 5 बार विदेश जाने में कमर टूट जाएगी साहब। तो और वही काम साल दर साल वो टूट जाएगी सर, साल दर साल वो काम करते रहना, इट्स अ बिग डील। मैं तो सर देश में ना ट्रैवल करूं इतना। लेकिन ये एक बात इन लोग का बढ़िया है, राहुल गांधी से कोई नहीं पूछ सकता कि आप कहाँ गए थे, राहुल गांधी से कोई ये नहीं पूछ सकता आप क्यों गए थे। अभी मलेशिया से लौटे किसी एक पत्रकार ने उनसे पूछ दिया कि राहुल जी आप मलेशिया गए थे, अगर तुम भाजपा के हो, भाजपा के पत्र लो, बात ही खत्म हो गई। राहुल गांधी से आप ये नहीं पूछ सकते कि आप कहाँ गए थे, सोनिया गांधी से आप ये नहीं पूछ सकते थे कि चाइना में क्या MOU साइन करके आई हैं, राजीव गांधी से कोई ये नहीं पूछ सकता था कि तुम अपने बाप की कब्र पे क्यों नहीं जाते हो, इंदिरा गांधी से कोई ये नहीं पूछ सकता। मतलब आप, दे आर आंसरेबल टू नन। ये फर्स्ट फैमिली जो इनकी हमको एक एरोगेंस नजर आती है, और वो
चाहे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, मेरा पत्रकारिता का मिजाज समझ लीजिए, मैं जो पत्रकारिता एक आपको एक बेसिक वो दे देता है नेचर, कि मुझे ये एरोगेंस, ये चीज बिल्कुल अपील नहीं करती कि जहां पे आपकी कोई जवाबदेही ही नहीं है, आपसे कोई ये नहीं पूछ सकता आप कहाँ गए थे, आप क्यों गए थे, आप चाइना गए थे तो जो आपने किया एमओयू, आप जाके काबुल में बाबर की कब्र पे हर पुश्त में 4 पुश्तों से 5 पुश्तों से क्यों खड़े हो रहे हैं, आपने ये क्यों किया, आपने वो, नो वन कैन आस्क देम नथिंग। इट्स बोलते हैं ना, एक ऐसा सिंड्रोम है कि सर हम मी अबव एवरीथिंग एल्स। एंड सर अभी ये जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्होंने इतने इल्जाम लगाए, ये सब कुछ करा, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी लोगों ने, पूरा मतलब बोलते हैं ना जी जान का दम लगा लिया जितना था इनके पास। अब वो जी जान का दम तो लगा लिया आपने, बट दो तरह की इसमें थॉट प्रोसेसेस हैं। एक जो बोलते हैं कि यार ये बेवकूफी है, हटाओ इसको यहाँ, बट एक जगह पे मैं ये भी देख रहा हूँ सर, कई जगहों पे वो चिपका है जाके, बहुत थोड़ी जगहों पे, बट कई जगहों पे चिपका है। मतलब आप करीब 5 10 25 30 हजार लोग खरीद लगाओगे तो एक बंदा उसमें से होगा जो रोना शुरू हो जाता है, एंड ही मे नॉट बी एनीथिंग एल्स। ये एक एक टाइम पीरियड वाला है, बिकॉज इसका जो अगर आप देखें सर, पहले जब वो चौकीदार चोर वाला वो जो चला था, रफाइल और ये सब, वो खींचता चला गया 6 8 महीने। ये भी ऐसे ही खींचेगा कि इसका कोई एक आपको एंड दिखता है कहीं पास में सर? मैं बहुत तार्किक तरीके से इसका जवाब देता हूँ आदि। पहले तो मैं आपको एक सबूत देता हूँ। राहुल गांधी गए और वोट अधिकार यात्रा उन्होंने की, बिहार में की, वोट चोरी का नारा हर जगह दिया, और उनके साथ कौन था? तेजस्वी यादव। राहुल गांधी के लौटने के बाद बिहार, तेजस्वी ने दूसरी यात्रा शुरू कर दी, बिहार अधिकार यात्रा, और उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में एक बार भी वोट चोरी का नाम नहीं लिया। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो एक संयुक्त यात्रा थी उसको ट्रैक्शन मिल रहा होता वोट चोरी के नाम पर, तो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में इस इशू को सिरे से ड्रॉप क्यों करते? नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं यशवंत देशमुख को बोलते सुन रहा था, मुझे उनकी बात से मैं अग्री करता हूँ। फर्ज कीजिए कि आदि मुझे आके बताते हैं कि साहब, फर्ज कीजिए कि मैं बीजेपी का वोटर हूं या नहीं हूं, जो भी हो, और मुझे आके आप बताते हैं कि साहब वोट चोरी हो गई, लोगों के नाम कट गए। लेकिन जब मुझे वोटर रोल में अपना नाम नजर आता है, अपने परिवार का नाम नजर आता है, अपने दोस्तों का नाम नजर आता है, अपने स्टाफ का नाम नजर आता है, मुझे लगता है नहीं, बकवास है, क्या मतलब है? तो जिसको अपना नाम नजर आ रहा है वो क्यों मानेगा? अब बात आई उनकी जिनका नाम नजर नहीं आ रहा है, 60 लाख लोग, तो उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 5 आदमी ले आओ जिनके नाम गलत कटे, तो वो 5 आदमी आप नहीं दिखा पाए। तो वही कौवा कान ले गया वाली बात। वो कह रहे थे कि भाई अगर आपसे कोई कहे आपका कान कौवा ले गया है, तो आप कौवे को देखोगे कि पहले आपका पहला फर्स्ट रिएक्शन होगा अपने कान पे हाथ जाएगा? तो अगर आपसे आके कोई कहता है कि आदि वोट चोरी हो गई है, लोगों के नाम डिलीट हो गए, आदि देखते हैं कि वोटर रोल पे उनका भी नाम है, उनके पेरेंट्स का भी नाम है, उनके दोस्तों का भी नाम है, सबका नाम है, ये क्या बकवास है, क्या मतलब है? तो ये इस चीज को, और नारों की तरह इसको भी कोई ट्रैक्शन मिला चाहिए। एक तीसरी चीज फाइनल, देखिए, इलेक्शन इज ऑल अबाउट विनिंग ओवर द अदर साइड। जैसे राहुल गांधी को, मतलब अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में डेंट लगाना होगा। डेंट लगाने से मेरा मतलब है कि अगर आदि अचिंत और अनुपम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो राहुल गांधी को देखना होगा कि आदि और अनुपम से एक बीच में एक आदमी तो हमारी तरफ आ जाए, दोनों भले ना आए पर एक आदमी तो आए, तभी तो आप जीतेंगे ना। अभी क्या हो रहा है कि राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वो राहुल गांधी की वजह से नहीं है, वो डिस्पाइट राहुल गांधी है। आप इस तरह समझिए, ये वो लोग हैं जिनमें किसी को भाजपा से नफरत है, किसी को आरएसएस से नफरत है, किसी को मोदी से नफरत है, किसी को योगी से नफरत है, किसी को इस देश से नफरत है, और किसी को हिंदुओं से नफरत है। तो उसमें उसकी वजह से लोग उसमें चल रहे हैं। अब वो राहुल कुछ भी कहें, उनको तो राहुल के साथ रहना ही रहना है। तो भैया वो लोग तो मान लेंगे, तुम्हारी हर बात मान लेंगे। वोट चोरी तुम कह दो मोदी जी ने चांद चोरी कर लिया तो वो भी मान लेंगे। लेकिन एक दूसरा आदमी जो कि ऑलरेडी
किसी और पार्टी की तरफ कमिटेड है, वो भाजपा हो या कोई और पार्टी हो, हाउ वुड यू कन्विंस देम? क्योंकि आप उनको कैसे कन्विंस कर पाएंगे जब वो अपना वोटर रोल में अपना नाम देखेंगे, अपनी फैमिली का, हाँ ठीक है थैंक यू, अपनी फैमिली का नाम देखेंगे, अपने दोस्तों का नाम देखेंगे, आस पास वालों का नाम देखेंगे, कहेंगे व्हाट नॉनसेंस। वो बात आपकी एकदम सही है सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट ये जो 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 ग्राउंड पे लोग होते हैं, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, मैं आई मीन आई हेट सेइंग दैट वर्ड, छोटे वर्ग के लोग, बट जिनके पास ये एक्सेस नहीं है कि वो ये चेक कर सकें, एक वो भी तो एक तबका बात है ना। बताऊं, एक मैं आपको बात बताता हूँ आदि, बहुत पहले की बात है, हम लोग अखबार निकालते थे तो हम लोग जाके वोटिंग पोलिंग बूथ पर वो करते थे, क्या नाम है, सर्वे करते थे कि यहाँ कौन जीत रहा है, यहाँ कौन हार रहा है। तो उस समय इतने ढेर सारा ये मीडिया और सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों से हम बड़ा डायरेक्टली पूछते थे कि आपने किसको वोट दिया। नाउ लेट मी टेल यू आदि कि शहरों में लोग बड़ी आसानी से बता देते थे कि भाई हमने तब तो भाजपा को उतना नहीं था, हमने इसको दिया उसको दिया उसको दिया, चलिए। लेकिन वंस यू मूव टू द विलेजेस, एक बार आप जब ग्रामीण इलाकों में जाते थे या उन इलाकों में जाते हैं जिनको गरीब लोगों के इलाके कहे जाते हैं, वहां आप पूछ नहीं पाते थे किसको वोट दिया, वो गोल गोल करके आपको चकरा के फेंक देते थे। उनकी जो पॉलिटिकल समझ है बड़ी शार्प है, बड़ी पॉलिटिकल समझ शार्प है। आप जाके उनसे बात करें, वो कहते हैं कि भैया हमारे वोट है, हमरे हमरे पिताओं का वोट है, हमारी अम्माओं का वोट है, हमारे भैयों का वोट है, हमने मोहल्ले का वोट है, हमने रिश्तेदारों का वोट है, हम काहे मान ले कि वोट चोरी हुई गवा। दैट वहां पर स्टोरी एंड हो जाती है। वही स्टोरी एंड हो जाती है। और आपने एक नहीं कई तरह के नारे दे के देख लिए। आप सोचें कितनी बड़ी बात है, दी ग्रैंड ओल्ड पार्टी वो 3 चुनाव से 3 फिगर में नहीं पहुंच पाई। 14, 19, 24 3 चुनाव से 3 फिगर में नहीं पहुंच पाई आदि। एक अंग्रेज की शुरू हुई पार्टी, एक अंग्रेज द्वारा शुरू की गई पार्टी एक इटालियन पे खत्म हो गई। एक बार भारतीय को भी मौका दे के देख लेते। बात तो सही है सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट ये जो इस रिसेंटली ये जो इकोसिस्टम अभी पूरा खड़ा हुआ है सर, ये इतने सारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाकी सब जगह, सुप्रीम कोर्ट पे मैं आऊंगा आपके साथ बाद में, बिकॉज वो तो एक ही बहुत ही पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं वो। बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट बिहार एंड वेस्ट बंगाल सर। मैं आपसे दो इनके बारे में, बिहार में इलेक्शन में हम देखते हैं कि भाई दूसरी तरफ तो एकदम वीक टाइप है, बट फिर भी कई लोग बोलते हैं कि फाइट डिसेंट है। आपका क्या मानना है सर? देखें, दो बातें। नंबर एक तो ये कि तेजस्वी यादव एक जिसे कहना चाहिए एक चैलेंजर के रूप में उभर के नहीं। मैं देखिए, मैं हमेशा, मेरे एक दोस्त है सैयद कासिम, बड़ी सी बात कहते हैं दावा बिना दलील के नहीं होता। मतलब अगर आप कोई दावा कर रहे हैं तो उसके पहले पीछे एक आर्गुमेंट होना चाहिए। प्रशांत ये किशोर ने जिस तरह एक के बाद एक जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के तथाकथित सबूत निकाल के रखे हैं, एक एक आदमी वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है केजरीवाल की तरह, ये चोर ये चोर ये चोर ये चोर, ये किया ये किया ये किया। तेजस्वी ने क्या किया? यू आर दी चैलेंजर, तुम चैलेंजर हो, नेता विपक्ष हो, तुमने कितने लोगों के खिलाफ तुम बस एक ही बात, हम जाति जनगणना करा दिया हूं, हम करा दूंगा, हम बिहार हैं, यहां लोगों को पटक देते हैं, अमित शाह तड़ीपार हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दिया। और क्या किया भाई तुमने? व्हाट हैव यू डन? दिक्कत यह है कि जब इस तरह की भाषा का आप प्रयोग करते हैं, फिर आपने अपने इतने अग्रेसिव और इतने बदतमीज और इतने बदजुबान प्रवक्ताओं को टीवी पर रख छोड़ा है कि वो घूम फिर कर आपकी जंगल राज से कनेक्ट करने लगता है मामला। नहीं, सीरियसली सीरियसली, मतलब इनको तो आउट ऑफ द वे जाके पोलाइट होना चाहिए। तुम्हारे पास बैगेज बहुत ज्यादा है। जैसे जो ये डिनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। राहुल गांधी को मोतीलाल नेहरू तक का जवाब देना पड़ता है। तो अभी भी देखिए, जैसे राहुल गांधी ने मोदी की डिग्री को इश्यू बनाया, तेजस्वी यादव कह रहे थे मत करो मत करो, ऐसा ब्लंडर मत करो। क्यों? उन्हें मालूम था राहुल कहेंगे मोदी को
और भाजपा ही पलट के कहेंगे कि तेजस्वी अनपढ़ है, इसकी मां अनपढ़ है, बस तो वो घूम के बाद इस पे आएगी। तो भाई उनका पास बैगेज बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, आप सोच कर देखें, पिछले कितने चुनाव, महिलाओं को 1000 दे देंगे, 500 दे देंगे, 600 दे देंगे, 1100 दे देंगे, 2000 दे देंगे, 2500 तक बात आ गई। यहां तो चुनाव की पूर्व संध्या पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर 1,11,00,000 महिलाओं को 10,000 बांट रहे हैं। दैट्स अ ह्यूज, मतलब दैट इज अ ह्यूज सम बाय एनी स्टैंडर्ड्स। 10,000 रुपए हमें और आपको मिल जाए आदि खर्च करने को, तो विल वेरी हैप्पीली स्पेंड इट। तो आप उन गरीबों को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो और 1,11,00,000 महिलाओं को, और वो महिलाओं को जो पहले से नीतीश का वोट बैंक रही हैं। नीतीश इस राजनीति के पहले ऐसे खिलाड़ी निकले जिन्होंने महिला वोट बैंक बनाया। तो हाँ, तो महिलाएं उनके साथ पहले से वो हैं। नीतीश ने अपने जमाने में छोटी छोटी लड़कियों को साइकिल और पोशाक, पोशाक मतलब वो पोशाक कहते थे वो बेसिकली स्कूल ड्रेस, तो साइकिल और पोशाक दी थी। जिन बच्चियों को साइकिल और पोशाक दी थी, आज वो गृहणियां होकर घर चला रही हैं, अब उनको 10,000 मिल रहा है। गेट दैट? तो ये ठीक है, मैं दिस इज समथिंग आई डोंट एग्री विद। ये सब रेवड़ी कल्चर है, और ये रेवड़ी कल्चर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचना की थी। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि केजरीवाल हार के भी जीत गया। केजरीवाल हारने के बाद भी उसने भारतीय राजनीति में 2 बड़े ट्रेंड लाए। नंबर 1, ये रेवड़ी बांटना, कोई विकास मत करो, सब रेवड़ी बांट दो। नंबर 2, हिट एंड रन, गाली बको भाग जाओ, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। उसने भारतीय राजनीति को बहुत बदल दिया। तो ना चाहते हुए भी लोगों को compete करना पड़ रहा है। अब ये जो, अब देखिए इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जब मतलब मैं इकोसिस्टम, यू वर टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम, जब मैं फड़फड़ाते देखता हूँ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को, अरे मोदी रिश्वत दे रहा है, बहुत गड़बड़ हो गया, 10,000, देन यू नो कि वो कितना इम्पैक्ट है उसका। तो अगर आपको वास्तव में इम्पैक्ट चाहिए ना, तो दोस्तों से नहीं दुश्मन से पूछिए। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। आई मस्ट से आप यू गॉट एक बोलते हैं ना फनी बोन होती है जहां पर आप इन लोगों को देखकर, मैं तो सर मेरे पास तो 60 सेकंड देखने का इनके अंदर पेशेंस नहीं है। मैं सही में बोलूं, आई कांट लिसन टू दैट। वो तो दैट योगेंद्र यादव, उसकी तो आवाज सुनकर तो ऐसा लगता है मैं अपने टांगों के बाल खींच लूं बाहर। आई एम सो पिस्ड ऑफ। वो मीठी मीठी एकदम, इट्स अ वेरी दिस थिंग। वो शब्दों को चबा चबा कर बोलना और सोचना कि मैं बड़े सुपरस्टार स्टाइल में बोल रहा हूँ। मतलब इमेजिन, मुझे बताओ, अरे आपके, मैं ठीक है, मैं लाइव टीवी पे नहीं पूछता, अलग से पूछ लूंगा। आपके घर का भी कुछ नाम होगा, मेरे भी घर का कुछ नाम है। माँ बाप प्यार से अपने बच्चे को कुछ और कहते हैं, पर आज तक आपने सुना है कि किसी यादव परिवार के बच्चे को प्यार से घर में सलीम मोहम्मद सलीम कहते बोलते हैं? मतलब व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस। ये किस तरह की बकवास है भाई? हाँ, किस तरह की बात? मेरे को बचपन में बुद्धा बोलते थे सर, मैं अपनी चीजें बांट के आ जाता था। लोग बोलते थे ये कैसा आदमी है यार। तो मम्मी मेरे को पेंसिल देती थी, मैं शाम तक पूरी बांट के वापस आ जाता था। तो ऐसे ऐसे नाम पड़ते हैं लोगों के। हाँ, लेकिन आपको बचपन में बाबर, शाहजहां या हुमायूं तो नहीं बोलते होंगे ना? नहीं, नहीं, तो इसको नहीं, सलीम कहते थे। अब बताइए, नहीं। मतलब किस तरह की बेकार की बात करता है ये बंदा। सर एक छोटा सा सवाल लूंगा, बंगाल पे मेरे को जो अभी इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हो चुकी है कि मुशीदाबाद, वो जो टेम्पल वेम्पल खुला है, उससे बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आया है विद इन अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, एक्सेप्ट भद्रलोक। भद्रलोक वहीं का वहीं अटका हुआ है, अभी तक उनको समझ में नहीं आया हो क्या आसपास। और दूसरा चीज मेरे को जो पता चला है सर, आरएसएस की काफी मूवमेंट्स वहां पर बढ़ चुकी हैं, एंड एक बड़ा फोकस करा जा रहा है आरएसएस की तरफ से कि इस जगह को भी सीधा करना है। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जो अभी सीएए के रूल्स और इन चीजों के हिसाब से आप देखेंगे कि इलेक्शन जीता जा सकता है अभी। तो आप क्या कहते हैं इसको? आपकी क्या एनालिसिस होगी? फर्जी वोटर और घुसपैठ के लिहाज से बिहार प्रदेश में तीसरे नंबर का स्टेट है। पहले नंबर पे असम, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे बिहार। ये जो एसआईआर कार्रवाई हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन,
60 लाख आदमी बिहार से गायब हो गए। सोच के देखे, तेजस्वी यादव को नींद नहीं आती होगी रात को, और ये सोच के ममता की नींद तो उड़ ही चुकी होगी। अब आप सोचिए। तो अगर 60 लाख आदमी बिहार से गायब हुए हैं, और चुनाव आयोग ने तो ऑल इंडिया रिवीजन की बात में तैयारियां भी शुरू कर दी। आपको मालूम है, इस बात की चर्चा बहुत कम होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में जब 2007 में मायावती चुनाव जीती थी और पूर्ण बहुमत से चुनाव जीती थी, 2007 से लेकर 12 तक 5 साल मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। उनके चुनाव के सिर्फ 2 महीने पहले, सिर्फ 2 महीने पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के वोटर रोल से 50 लाख नाम काटे थे। या नहीं, अगर मुझे ठीक याद है तो 58 लाख, 58 लैक्स। तो भैया SIR होने दो। अगर सच में कुछ गेम चेंज, बहुत हम लोग कुछ चीज़ों को बहुत हल्के में इस्तेमाल करते हैं, गेम चेंजर, मास्टर स्ट्रोक, थिंग्स लाइक दैट। पर अगर सच में कुछ गेम चेंजर हो रहा है तो ये SIR एक्सरसाइज है। ये फर्जी वोटर वाला जो इतना बड़े मात्रा में, इनकी इतनी बड़ी संख्या में इनको हटाया जा रहा है, तो अगर बिहार में इतने हट रहे हैं तो असम में कितने हटेंगे, बंगाल में कितने हटेंगे, आप सोच कर देखें। वो अभी से मंदी कह रही है कि हम अपने SIR होने ही नहीं देंगे। वो तो बट डरी हुई है दैट इज, सर। नहीं नहीं, देखिए देखिए, ममता को एक चॉइस लेनी है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था उनको, गद्दी देखिए है, ऐसा है। ये हाँ, क्यों, देखिए ये तो नहीं पॉसिबल है ना इलेक्शन कमीशन को कि हम सारी जगह करेंगे, बंगाल में नहीं करेंगे क्योंकि दीदी तैयार नहीं है। तो ममता को सिर्फ एक चॉइस लेनी है कि आप SIR कराओगी कि प्रेसिडेंट रूल में होगा। SIR तो होगा। अब प्रेसिडेंट रूल में भी अगर ये भी कराएंगी तो ये वापस नहीं आती फिर। नहीं आती, नहीं आती। अगर SIR प्रेसिडेंट। एक्साइज, SIR एक्साइज हो जाती, नहीं आती। और मैं आपको बताऊं ना कि ये बहुत बड़ा एक, अब लोग इस बात को समझ, भैया जहां पे बिहार में इतना क्लोज मामला रहता है, वहां पे एक पार्टी के 60 लाख वोट कम हो जाए। जस्ट इमेजिन, 6 मिलियन वोट्स। मैं तो सर होता आखिर तेजस्वी यादव की जगह तो संन्यास ले लेता राजनीति से। एक एक भाई ने तो ले लिया ना सर, वो तो कहता है भैया मेरे को छोड़ दो। मैं नहीं कर रहा ये सब। बट सर आखिर में मैं पूछूंगा अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बला है जो टल नहीं रही है, और इसके बारे में जब से आपसे बात, जब भी आपसे बात होती है आप कुछ नया बताते हो हमेशा। एंड आई रियली वंडर कि भाई कितना कुछ है सीखने को इस पूरे डायरेक्शन में। सर ये जो पोजीशनिंग स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, जजमेंट नहीं आ रही, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं, और इन सबको पता है ये ओपिनियंस रात को वायरल होते हैं, दिन में लोग रिएक्ट करते हैं, रात को इसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, सबको पता है। बट फिर भी विष्णु भगवान के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, पूरे देश में हंगामा हो गया इसके चक्कर के अंदर। उसके बाद भी आप पड़े हुए हो वहां पर, और उसके बाद आप दिखते हो वहां पर एक, जहां पर वो ब्राह्मण के ऊपर वो मजाक कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप वहां पर उस फोरम में भी बैठे हुए हो। सर ये तो बोलते हैं कि भैया वी आर नॉट पार्ट ऑफ द पब्लिक, वी नीड टू रिमेन थोड़ा सेपरेट, ये वो दिस दैट। यहाँ तो सर पूरा सब लाइन ब्लर हो गई है। अभी तो चंद्रचूड़ साहब जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको सुन के लगता है यार इसको ही बना दो वापस यार, ये बंदा ठीक है। ये क्या है सर, ये व्हाट इज दिस? आई मीन इट्स एब्सोल्यूट, आई डोंट नो हाउ टू इवन डिस्क्राइब इट। किस तरह आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? ये सी, मैं इसको फ्रस्ट्रेशन है, क्या है ये? आदि में 3 हिस्से में बताता हूँ। नंबर 1, यू सेड समथिंग अबाउट चंद्रचूड़, तो मैं आई डोंट एग्री। द आई एम फॉर्मर चीफ जस्ट जस्टिस, सुने मेरी बात सुने, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है, दूसरी बात, हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, आपको मालूम आदि कि वो भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन द वर्ल्ड। नंबर ऑफ पिटिशंस, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ लॉयर्स, नंबर ऑफ जजेस के लिहाज से द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जजेस के लिए कहा क्या जाता था, आज नहीं, अंग्रेजों के जमाने से क्या कहा जाता था कि a हाई कोर्ट जज शुड बी लाइक अ हिंदू विडो। एक हाई कोर्ट जज को एक हिंदू विधवा स्त्री की तरह, क्योंकि वो जो जमाने में एक कल्चर चला था कि हिंदू विधवा स्त्रियां बाल कटाकर समाज में थोड़े से अपने को काट देती थी, अलग हो जाती थी, आपने देखा था। तो क्या, और हालांकि ये भी, इसका भी सनातन से कुछ लेना देना नहीं। मैं हमेशा बताता हूँ कि सनातन तो वो चीज़ है जहाँ पे ना सती था और जहाँ पे पुनर्विवाह था। उसके मैंने कई एग्जाम्पल सब क्या, चलिए लेट अस पुट दैट असाइड।
यहाँ पे ये होता था कि जब आदमी हाई कोर्ट का जज होता था तो वो फंक्शंस में जाना छोड़ देता था, वो पब्लिक ओकेजन्स पे जाना छोड़ देता था, वो लोगों से मिलना बात करना छोड़ देता था और बहुत अपने को रिजर्व कर लेता था, बहुत रिजर्व कर लेता था। इसीलिए कहा जाता था कि यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में या फिर जनरली जुडिशरी में जब जजेस रिजाइन कर मतलब सॉरी जब रिटायर करते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर आप 10 साल 12 साल जज रहे और 10-12 साल में आपने अपने आप को समाज से काट लिया, तो जब 12 साल बाद आप रिटायर हुए तो देर इज नो वन यू कैन टॉक टू, कोई बचा ही नहीं आपसे बात करने के लिए। तो इस तरह मैं नहीं कह रहा हूँ आप उस एक्सट्रीम पे जाइए, पर मुझे ये भी नहीं पसंद है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घूम घूम कर हर पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे हैं। दैट इज नॉट डन। रही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई की बात, तो ये अपने आप में एक सबूत है। गवाई साहब ने खुद बताया है कि मेरा जज बनने में मेरा दलित होने का हाथ था। मेरे सुप्रीम कोर्ट आने में इस बात का था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित जज नहीं था, मुझे 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर वो 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट आए उसके बाद 6 महीने के लिए सीजीआई बने, तो सोचिए अगर वो नहीं 2 साल पहले किया गया होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आ पाते वो। तो ये दिखाता है प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। और फाइनली हमारे जो गवाई साहब हैं, तो चाहे उनके पिताजी एक घोषित अम्बेडकराइट रहे हैं और गवर्नर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तमाम चीज़ें रहे हैं। और जो हमारे यहाँ, इसको मैं बार बार कहता हूँ, लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो अंबेडकर के नाम पे बौद्ध बना है इसको नव बौद्ध, न्यू बुद्धिज्म कहा गया। इसका गौतम बुद्ध और अशोक के बुद्धिज्म से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि अंबेडकर ने सबसे पहले अगर किसी को बकवास कहा तो गौतम बुद्ध को कहा अंधविश्वासी। जो उनके 4 नोबल ट्रुथ थे, 4 आर्य सत्य, चारों को खारिज कर दिया। बोधिसत्व जो था, जो कि रीबर्थ के पुनर्जन्म की जो अवधारणा थी, उसको अंधविश्वास कह दिया। तो अंबेडकर ने जो एक बुद्ध धर्म चलाया, ये न्यू बुद्धिज्म कहलाता है, नव बौद्ध। सही पूछे तो इसके गौतम बुद्ध खुद अंबेडकर है। तो यहीं से इसे शुरू होता है। और वो 22 प्रतिज्ञाएं कि मैं विष्णु, राम, कृष्ण वगैरह, ब्रह्मा, इन सब का नाम नहीं लूंगा, कसम खाता हूं। तो वो उससे उनके पिताजी आए हैं। तो अपना उनके यहाँ थोड़ा फैमिली में ये सब कल्चर चलता होगा। लेकिन एक आखिरी बात, ऐसा शायद ही कोई बड़ा जज होगा, सीजीआई होगा, जिसने ये नहीं कहा होगा हाई कोर्ट को या जूनियर जजेस को कि कृपया आप अपने आप को, अक्सर कहते हैं हाई कोर्ट में ये बात कि जो कहना है कलम से बोलो, मुंह से नहीं। ऑर्डर करो, मुंह से टिप्पणियां मत करो। वो भी आज की तारीख में जब इन केसेस को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया इतना हावी है, जब कही हुई जरा जरा सी बात कितनी ऊंची चली जाती है, उसमें भी मुझको लगता है कि ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था, बहुत ही हाईली इररिस्पॉन्सिबल। उन्होंने उसके लिए खेद भी प्रकट किया अपनी तरह से, और वो भी किया, लेकिन द डैमेज इज डन। सीजीआई को भी, एक इंस्टीट्यूशन को भी कमजोर किया और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बयान ने कमजोर किया। सर वो तो ठीक है, मेरे को समझ में आता है, बट इस टाइम पे आप जब देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की एक इज्जत होती थी, सर सड़क पे आ चुके हैं। ये दिखता नहीं है सर इनको कि ये अब गवर्नमेंट की तरफ से देखें, गवर्नमेंट विल बी वेरी हैप्पी, हाँ हाँ करो और करो और करो। देखो थोड़ा सा आदि, ऐसे कहते हैं ना कि नो सिस्टम इज बेटर देन द टाइम इन विच इट ऑपरेट्स। कोई भी व्यवस्था अपने समकालीन समाज से बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी व्यवस्था हो, मीडिया हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, आर्मी हो, पॉलिटिशियन, कुछ भी हो, समाज से लोग जाते हैं। तो जैसा समाज वैसी व्यवस्था है। समाज I mean, समाज का इतना पतन हुआ है तो ठीक है, व्यवस्था इंस्टीट्यूशंस का भी पतन हुआ है। मतलब हाँ, ये बात है कि चूंकि हम एक पॉलिटिशियन से इतना निराश हो चुके थे, हम ब्यूरोक्रेसी से इतना निराश हो चुके थे, हम पुलिस से इतना निराश हो चुके थे, हम मीडिया से निराश हो चुके थे, तो हमको सुप्रीम कोर्ट अपना सेवियर नजर आ रहा था। लेकिन ऑफ लेट जब से सोशल मीडिया आया, इसको भी समझिए ना, जब से सोशल मीडिया आया है तो आपकी हर छोटी सी छोटी बात की स्क्रूटनी बहुत होने लगी है, बहुत स्क्रूटनी होने लगी है। तो मुझे लगता है कि खास तौर से जजेस को दे शुड बी वेरी वेरी कॉशियस। सर कॉशियस, आई एग्री, फैंटास्टिक, बट ये तो सर क्रॉसिंग अ लाइन नहीं है सर। आप देखिए वो जो उत्तराखंड में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, 9 साल की बच्ची के रेप के चक्कर में आपने बंदे को छोड़ नहीं, मैं दिया। एक लाइन में बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए आप। सड़क पे
उन्माद वाली भीड़ को, एक ऐसी चीज है जो सड़क पे उतरकर सारी सीना पीटने लगती है और सरतन से जुदा की बात करने लगती है, उससे डीएम, सीएम, पीएम और जुडिशरी सब डरते हैं। तो ये डर सड़क पे फैलेगा? खड़े हो भाई, मैं ये जनरल रूल है, सड़क पे उतरी हुई उन्माद वाली भीड़ से आपका डीएम, आपका सीएम, आपका पीएम और आपका जज सब डरते हैं। याद है नूपुर शर्मा वाला बयान? आपने देश में आग लगा दी। दैट्स अ सैड थिंग ओवरऑल सर। लास्ट स्टेटमेंट मोदी जी की रेटिंग पिछले बारी से अभी तक, स्ट्रेंथ इंक्रीज, स्ट्रेंथ डिक्रीज, फोकस की तरफ, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ये जो इकोसिस्टम की, मैं तो एक ही तरह देखूंगा सर, हवा बंद कर रखी है भाई। वो बोलते हैं ना, इनको लिक्विड ऑक्सीजन दो, साला लिक्विड जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन बनने नहीं देगा, ऐसी हालत है। दिस इज माय डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। वुड यू एग्री सर? मैं मोदी और इकोसिस्टम दोनों पे जवाब दे देता हूं। आदि, पहली बात जहां तक मोदी का सवाल है, तो जब भी आप मोदी को जज करें, और आज भी उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो राहुल गांधी की मोर देन डबल है, तो जब भी आप उनको जज करें तो हमेशा दिमाग में ये बात रख के जज करें कि आप एक ऐसे आदमी को बात कर रहे हैं जो पिछले लगातार 30 साल से सत्ता में, वो पहले बिहार में सत्ता में थे और आज भारत के 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। एक बात होती है कि जो भी सत्ता में होता है उसका विरोध होता है, और अगर 25-30 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज आपकी पॉपुलैरिटी रेटिंग दुनिया देश में सबसे ज्यादा है, तो फिर मुझे बहुत कुछ कहता है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक बात पे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं आदि, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इकोसिस्टम हमेशा था, बस अंतर आज की तारीख में सिर्फ एक आया है। क्या है वो भी बता रहा हूं आपको। एक इकोसिस्टम ही था जिसके चलते हुए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर कर दिया था। एक इकोसिस्टम ही था जिसने ये केजरीवाल और ये अन्ना हजारे के आंदोलन के जरिए कांग्रेस जैसी सरकार को दिल्ली से उखाड़ दिया था। एक इकोसिस्टम ही था जिसने देश के कोने कोने से बच्चों को लाकर बाबरी को ध्वस्त करा दिया था। इकोसिस्टम हमेशा था, हमेशा था। द ओनली पॉइंट इज, अंतर क्या आया? अंतर ये आया भैया, सोशल मीडिया। और मैं आपको बताऊं, हम लोग छोटे छोटे थे आदि, तो हम लोग निकलते थे तो हमारे यहाँ जो एक अंग्रेजी का अखबार चलता था, तो स्कूल से निकलते थे तो रोज लेटर टू दी एडिटर लिख के ले जाते थे, डाल देते थे। शायद कभी और फिर कभी किसी बच्चे का छप जाता था तो वो हीरो हो जाता था। तो हमारे यहाँ आज की तारीख में हर वो बंदा जिसके पास 7,000 रुपए है और जो एक मोबाइल खरीद सकता है, वो पत्रकार भी है, संपादक भी है, उसके पास अखबार भी है, टीवी भी है, उसके पास सब कुछ है। तो ये जो सोशल मीडिया है, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो इसके चलते हमको इकोसिस्टम हमेशा था। आपको मालूम है, आज हम जिस डीप स्टेट की बात करते हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस की बात सबसे पहले इंदिरा गांधी ने की थी। और उन्होंने ये आप कभी पढ़िएगा इसके बारे में, देखा तो हमने भी नहीं, मैंने भी पढ़ा ही है। उन्होंने इसको एक नाम दिया था, जुमला दिया था, विदेशी हाथ। हर बात पे कहती थी विदेशी है, फॉरेन हैंड। तो ये तो हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। फॉरेन इंटरफेरेंस रहा है, डीप स्टेट रहा है, इकोसिस्टम रहा है। बस बात सिर्फ इतनी है कि तुष्टिकरण रहा है, सब कुछ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि आज सोशल मीडिया आ गई और हर चीज सामने आ गई है। क्लैरिटी बढ़ गई, लोगों की क्लैरिटी बढ़ गई है और बोलने की पावर भी बढ़ गई है सर। टू अ पॉइंट, अभी कोई छुपता आज नहीं है आप मैं जितने लोग नेपाल में इकट्ठा हुए, उससे ज्यादा लोग जयप्रकाश ने इकट्ठा करके दिखा दिए थे। करेक्ट, नहीं सही बात है सर, दैट इज ट्रू। एंड मेरे हिसाब से और बिना किसी व्हाट्सएप के, बिना किसी फोन के, हाँ, कोई वो नहीं, केवल जैसे वर्ड ऑफ माउथ से इतने लोग इकट्ठा कर दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। शो के शुरू में समझाया था ना हिंदू इकोसिस्टम, तो मैं जब बीच में हंस रहा था, तो इकोसिस्टम की जो आपने बात करी, मैं बोला यार ये तो अपना भी है, हम भी बन रहे हैं। आवाज तो बड़ी जबरदस्त उठती है जब उठती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत उठती है। और इसी सब मामले में मैं अक्सर करके आदि संजय दीक्षित साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहब
सच में एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम जैसे तमाम लोग को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाया और इकट्ठा किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे हम लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए। है क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू सर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अनुपम सर, ऑलवेज अ प्लेजर। आज तो मतलब लिटरली मैं आपको चारों तरफ लेके गया एंड यू, मतलब बोलते हैं ना 100 नॉट आउट पे आप चल रहे हो भी। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आपसे सीख के एक डिफरेंट एंगल और एक यूनिक एंगल हमेशा पता चलता है सर। ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर आदि, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। मेरा सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट जरूर डालिएगा एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। नमस्कार।